नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम मुख्य रूप से समसूत्री विभाजन के बारे में देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि समसूत्री विभाजन होता है वो क्या होता है, उस समसूत्री विभाजन के अंतर्गत आपकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम डिटेल में देखने वाले हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलो बात करते हैं समसूत्री विभाजन के बारे में। देखो, हमने बात की थी कि जो कोशिका होती है उसका विभाजन होता है। कोशिका का क्या होता है? विभाजन। और ये कोशिका का विभाजन होता है, ये दो तरीके का होता है। कोशिका का विभाजन होता है, कितने तरीके का होता है? दो। एक को हम बोलते हैं क्या? एक विभाजन को हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। एक को हम क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। और दूसरे विभाजन को हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो कोशिका का जो विभाजन होता है ये दो तरीके का होता है। समसूत्री का मतलब होता है, देखो सम का इसका मतलब क्या है? सम का मतलब होता है समान, और सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्र। सम का मतलब होता है समान और सूत्री का मतलब हो गया है गुणसूत्र। अर्थात एक ऐसा विभाजन जिसके अंतर्गत विभाजन के पश्चात जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो अपनी जनक कोशिका के समान ही होगी। सपोज करो, मान लो ये कोशिका है, और हम तो यही मान लेते हैं मानव की कोशिका है। मानव की कोशिका, इस कोशिका के अंदर है केंद्रक, और केंद्रक के अंतर्गत हमारे पाए जाते हैं गुणसूत्र। और मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। यदि इस मनुष्य की कोशिका में समसूत्री विभाजन हो रहा है तो विभाजन से बनेंगी दो कोशिकाएं। कितनी कोशिकाएं बन गई हैं? दो। और इन दोनों कोशिकाओं में केंद्रक बन गया, और केंद्रक में फिर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। मतलब इस कोशिका में 46 गुणसूत्र थे, उतने ही गुणसूत्र इससे बनने वाली संतति कोशिकाओं में होंगे। क्योंकि यहां पर गुणसूत्रों की संख्या है वो अपनी जनक कोशिका, देखो जिस कोशिका में विभाजन होता है उसे कहा जाता है जनक कोशिका। उसे क्या कहा जाता है? जनक कोशिका। और विभाजन के बाद जो कोशिकाएं बनती हैं उन कोशिकाओं को हम कहते हैं संतति कोशिका। उसे हम क्या कहते हैं? संतति कोशिका। तो एक कोशिका में विभाजन हुआ, उससे आपकी संतति कोशिकाएं बनी। तो जनक कोशिका में गुणसूत्र कितने थे? 46। और यदि ये 46 गुणसूत्र के बाद में, विभाजन के बाद में भी गुणसूत्र 46 ही रहते हैं दोनों में सेम, तो ऐसे विभाजन को कहा जाता है समसूत्री विभाजन। इस विभाजन को क्या कहा जाएगा? समसूत्री विभाजन। जबकि दूसरा विभाजन देखें, यहां पर भी हम मानव कोशिका के बारे में ही बात कर रहे हैं। यहां पर भी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मानव कोशिका के बारे में। और ये समझो, मान लो मानव की कोशिका है, वही कितने गुणसूत्र हैं भाई? 46। कैसी कोशिका हो गई? जनक कोशिका, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होगा? विभाजन। इससे दो कोशिकाएं बनी। कितनी कोशिकाएं बनी? दो। और यहां पर देखो, जो दो कोशिकाएं बनी हैं उनके जो केंद्रक है उसमें गुणसूत्रों की संख्या इसमें 23 हो गई, इसमें 23 हो गई। कितनी हो गई? 23। गुणसूत्र जस्ट इसके क्या हो जाते हैं? आधे।
और क्योंकि गुणसूत्र आधे हो गए हैं, इस कारण से इस विभाजन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कह रहे हैं अर्धसूत्री। अर्ध का मतलब हो गया है आधा, और विभाजन का मतलब होता ही है डिवाइड होना। तो ये तो कौन सा विभाजन हो गया, अर्धसूत्री। ध्यान से सुनने की बात यह है कि ये अर्धसूत्री, देखो समसूत्री विभाजन में तो सीधा सीधा हो जाता है कि एक कोशिका से दो कोशिका बन गई, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, ये दो चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है, दो। जब हम अर्धसूत्री विभाजन को पढ़ेंगे तो उसको पूरा डिटेल में देखेंगे, अभी केवल आप समझ लो कितने चरणों में होता है, दो। पहला चरण हुआ, इसे हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट या मियोसिस फर्स्ट, जिससे गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। जैसे 46 थे तो कितने कितने हो गए हैं, 23 गुणसूत्र हो गए हैं। अब इन कोशिकाओं में फिर से विभाजन होगा, इन कोशिकाओं में क्या होगा, फिर से विभाजन होगा, और इनसे फिर कोशिकाएं बनेंगी। भाई इससे दो बन जाएंगी, इससे दो बन जाएंगे। इनसे जो दो कोशिकाएं बनेंगी उसमें 23 गुणसूत्र होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो अर्धसूत्री विभाजन था, तो जैसे यहां पर आधे हुए थे वैसे ही 23 के आधे होने चाहिए थे। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जब हम आपको पढ़ाएंगे उस दौरान पूरी चीज है वो डिटेल में बताएंगे कि जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, जिसे हम मियोसिस सेकंड कहते हैं, ये समसूत्री विभाजन के समान होता है। जो गुणसूत्रों की संख्या आधी होनी होती है वो यहीं पर हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या जो आधी होनी होती है ये यहीं पर हो जाती है। गुणसूत्रों की जो संख्या है आधी यहीं पर हो जाती है। फिर जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड चरण में हो रहा है इसमें वापस आधी नहीं होती है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहां पर गुणसूत्रों की संख्या फिर कितनी रहेगी, 23। तो वास्तव में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जो ये एक जनक कोशिका थी वो केवल 2 पर ही नहीं रुकती है, बल्कि 2 से अल्टीमेटली कितनी बनाती है, 4। मतलब एक अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा तो एक कोशिका अल्टीमेटली कितनी कोशिकाएं बना लेगी, 4। और इन 4 कोशिकाओं में यदि हम देखें तो गुणसूत्रों की संख्या सभी चारों कोशिकाओं में इस जनक कोशिका की अल्टीमेटली कितनी रह गई है, आधी रह जाती है। इसी कारण से इसे क्या कह रहे हैं हमें, अर्धसूत्री विभाजन। इसको हम बाद में डिटेल में करेंगे। आज हम इस विभाजन के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से दोनों के अंतर्गत जो मोटा मोटा अंतर है वो आपके समझ में आ गया होगा। अर्धसूत्री का मतलब आप समझ ही गए। अर्ध का मतलब होता है आधा या आधे, आधे, और सूत्र का मतलब हो गया है गुणसूत्र। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या यदि अल्टीमेटली हम एंड में देखें तो कितनी हो जाती है, इस जनक कोशिका से आधी हो जाती है। चलो अब शुरुआत करते हैं हम समसूत्री विभाजन के बारे में। इस समसूत्री विभाजन को हम डिटेल में देखते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में माइटोसिस कहा जाता है। देखो बेसिक बात थी वो मैंने आपको बता दी कि समसूत्री विभाजन क्या है, गुणसूत्रों की संख्या समान रहने वाली है। अब जो ये समसूत्री विभाजन होगा या किसी भी कोशिका का जो विभाजन होता है तो उस कोशिका के विभाजन में कौन कौन से चरण होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो कोई भी कोशिका होती है,
कोई भी कोशिका होती है, जब से वो बनी है, जब से उसका निर्माण हुआ है, तो उस समय से इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो रही होती हैं। सबसे पहले ही पहले कोशिका होती है वो आपकी अंतरावस्था में होती है। किसमें होती है? अंतरावस्था, जिसे हम इंटरफेज कहते हैं। आप सपोज करो कि एक कोशिका है, वो 24 घंटे में अपने आप को दोबारा से क्या कर रही होती है? विभाजित कर रही होती है मनुष्य के लिए। तो जो 24 घंटे का जो हमारा समय है, उस 24 घंटे में से 23 घंटे, लगभग कितने घंटे? लगभग 23 घंटे ये कोशिका किस अवस्था में है? अंतरावस्था अर्थात इंटरफेज की अवस्था में पाई जाती है। इसके बारे में हम पहले कल बात कर चुके हैं पूरी डिटेल में कि अंतरावस्था क्या होती है, कैसे होती है, ये क्या आपके इसके दौरान होता है। सामान्य तौर पर मैं बोलूं तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? विभाजन की तैयारी की अवस्था कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विभाजन की तैयारी की अवस्था कहा जाता है। इस समय जो कोशिका होती है अपने आप को विभाजन के लिए तैयार कर रही होती है। तो ये यहां पर हमने बात कर ली है। अब अंतरावस्था के बाद में कोशिका जाती है विभाजन अवस्था में। किसमें जाती है? विभाजन अवस्था में। और इस अवस्था को हम एम फेज भी कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? एम फेज। विभाजन की अवस्था मतलब वास्तविक रूप से कोशिका का जो विभाजन होगा, यहां पर देखो इस अवस्था में कोशिका, जो एक कोशिका वो सेम वैसी की वैसी है, हालांकि उसके अंतर्गत बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन विभाजन नहीं हुआ है। वास्तविक विभाजन इस समय होगा। तो ये क्या होता है? कोशिका का वास्तविक विभाजन होता है। इस समय कोशिका का वास्तविक विभाजन होता है। और जैसे हमने बात की थी कि 24 घंटे में से तो 23 घंटे तो इसी में रहा, तो लगभग 1 घंटे की यह अवस्था होती है। लगभग ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। और ये मनुष्य के लिए बात हो रही है, भाई ध्यान से सुन लेना। कौन सी कोशिका के लिए? मनुष्य की कोशिका के लिए। अन्य जीवों के लिए अलग हो सकती है। अब इस समय देखो, जो ये विभाजन हो रहा है, इस समय को या इस अवस्था को 2 भागों में बांट देते हैं। विभाजन की जो ये अवस्था है, एम फेज है, इसे कितने भागों में बांट दिया जाता है? 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला जो भाग होता है उसे कहा जाता है केंद्रक का विभाजन। किसका विभाजन भाई? केंद्रक का विभाजन। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होगा उसका विभाजन होगा। और इस केंद्रक के विभाजन को हम कैरियो काइनेसिस कहते हैं। केंद्रक के विभाजन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कैरियो काइनेसिस। ये आपको ध्यान रखना है। जब केंद्रक का विभाजन पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद में होगा आपका किसका विभाजन? कोशिका द्रव्य का विभाजन। किसका विभाजन होगा? कोशिका द्रव्य का, या इसे हम सीधा लिख देते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से
कोशिका का क्या होगा विभाजन, पहले केंद्रक का और फिर होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन। ये जो केंद्रक का विभाजन होता है इसमें फिर से कितने चरण होते हैं, 4। कोशिका का जो केंद्रक होता है उसका विभाजन होता है, उसमें हालांकि ये चरण लगातार चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर उसी अवस्था में रुका है फिर दूसरे में जंप किया फिर तीसरे में जंप किया फिर चौथे में जंप किया। ये एक लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी सुविधा के लिए, इसको समझने के लिए हम केंद्रक के विभाजन को, कैरियोकाइनेसिस को कितने भागों में विभाजित करते हैं, कितनी अवस्थाओं में विभाजित करते हैं, मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं, जिसमें से एक हो गई है जिसे हम कहते हैं पूर्वावस्था। क्या कहते हैं, पूर्वावस्था। इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड काम में लिया जाता है प्रोफेज। तो पूर्वावस्था हिंदी में बोल दो, प्रोफेज बोल दो। दूसरी होती है जिसे कहते हैं मध्यावस्था, या इसे कहा जाता है मेटाफेज। तीसरी होती है जिसे कहा जाता है पश्चावस्था, या इसे कहा जाता है एनाफेज। और चौथा होता है जिसे कहा जाता है अंत्यावस्था, इसे कहते हैं हम टीलोफेज। तो जब समसूत्री विभाजन के अंतर्गत जो केंद्रक का विभाजन होगा अर्थात कैरियोकाइनेसिस होगा, इसमें मुख्य रूप से कितने चरण होंगे या कितनी अवस्थाएं होंगी, ये 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये अवस्थाएं पाई जाती हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद में अब हम समसूत्री विभाजन की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उस दौरान क्या क्या मुख्य रूप से परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या मुख्य रूप से बदलाव आ रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा बातें करते हैं। हम डायग्राम की सहायता से समझेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे परिवर्तन आ रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरफेज से शुरू कर लेते हैं। किससे शुरू कर लेते हैं, इंटरफेज। हालांकि इस समय कोशिका होती है अपने विभाजन की क्या कर रही होती है, तैयारी कर रही होती है। यह केंद्रक विभाजन की अवस्था नहीं है। इस समय कोशिका विभाजन की क्या करती है, तैयारी करती है। ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात, कोशिका विभाजन के तैयारी की अवस्था होती है। किसकी अवस्था होती है, तैयारी की अवस्था होती है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इस समय आपका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो केंद्रक के अंदर, केंद्रक में क्रोमेटीन तंतु के रूप में होता है। किस रूप में होता है, क्रोमेटीन तंतु के रूप में होता है। इसके लिए यदि मैं आपको डायग्राम दिखाऊं इंटरफेज का, कौन सी अवस्था के लिए, इंटरफेज अवस्था के लिए यदि हम डायग्राम देखें तो आप इस डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं कि जो हमारी इंटरफेज है, जो इंटरफेज अवस्था है, उस दौरान क्या क्या हो रहा है। देखो, कोशिका विभाजन की तैयारी हो रही होती है। देखो, ये कोशिका है, इस कोशिका में ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली स्पष्ट रूप से है। ये नाभिक है,
अर्थात न्यूक्लियस। ये इस न्यूक्लियस की क्या है? केंद्रक की झिल्ली है। केंद्रक की क्या है? झिल्ली है। और यह भी स्पष्ट रूप से दिख रही है। यह न्यूक्लियोलस अर्थात केंद्रिका है। क्या है भाई? केंद्रिका। और यह भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपको ऐसी धागे जैसी संरचनाएं दिख रही हैं। यह है क्रोमेटिन तंतु, अर्थात यह क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ। ध्यान से सुनने की बात यह है कि इस दौरान हमारा जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो गुणसूत्रों के रूप में नहीं होता है। इस समय ये पतले पतले धागे नुमा संरचनाएं हैं और इन धागे नुमा संरचनाओं को, पतली संरचनाओं को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन तंतु उस रूप में पाया जाता है। इस समय आप देख सकते हैं क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जब हम इंटरफेज के बारे में बात की थी, हमने इसको डिटेल में पढ़ा था, उस दौरान भी आपको बताया था कि जो ये इंटरफेज होती है इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। इंटरफेज को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा जीवन फेज, एक होती है हमारी एस फेज, और एक होती है हमारी G2 फेज। क्या कहते हैं भाई? G2 फेज। तो सबसे पहले जीवन फेज होता है। इस समय मुख्य रूप से किसमें वृद्धि होती है? कोशिका के अंदर वृद्धि होती है। जैसे कोशिका का आकार पहले इतना सा था और यह वृद्धि करके इतना बड़ा हो जाता है। तो कोशिका के आकार में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है भाई? आकार में वृद्धि होती है। कोशिका का आकार बढ़ता है। किसमें? जीवन फेज में, जो इसी की एक उपावस्था है। फिर आ जाती है हमारी एस फेज। इस समय देखो, एस का मतलब होता है सिंथेसिस अर्थात संश्लेषण। संश्लेषण की यह अवस्था है। इस दौरान आपका जो डीएनए है उसकी प्रतिकृति होती है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जैसे डीएनए का जो ये एक डीएनए का अणु था, ये आपके कितने बना लेता है? 2 डीएनए के अणु बना लेता है। उसकी कॉपी बने जाती है। हालांकि ध्यान से सुनना, ये इस समय डीएनए की मात्रा बढ़ रही है, गुणसूत्रों की संख्या सेम रहती है। फिर आती है हमारी G2 फेज, और इस समय विभाजन की और ज्यादा जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। इस समय कोशिका के जो भी कोशिकांग हैं वो, और साथ साथ में प्रोटीन होते हैं, उसका संश्लेषण होने लगता है। मुख्य रूप से प्रोटीन का, इसके अलावा कोशिकांगों का। और इस समय कोशिका पूर्ण रूप से विभाजन की क्या कर रही होती है? तैयारी कर रही होती है। तो यह है हमारी कौन सी अवस्था? इंटरफेज अवस्था। इस इंटरफेज को तैयारी की अवस्था हमने कहा है। और कोशिका है विभाजन से ज्यादा समय किसमें रहती है? तैयारी की इसी अवस्था के अंतर्गत रहती है। तो यह तो हो गई हमारी इंटरफेज। अब हमारा प्रारंभ होगा किसका विभाजन? केंद्रक का विभाजन। किसका विभाजन प्रारंभ होगा? केंद्रक का विभाजन प्रारंभ होगा। और केंद्रक विभाजन में जो पहली अवस्था आएगी उसे हम कहेंगे पूर्वावस्था। कौन सी अवस्था कहेंगे? पूर्वावस्था, या इसे हम बोलेंगे प्रोफेज। क्या कहेंगे? प्रोफेज। तो ये प्रोफेज अवस्था है। देखो, हमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि इसको रटना ही है। हमें ध्यान से इस अवस्था के अंतर्गत मुख्य मुख्य क्या क्या परिवर्तन होते हैं यह ध्यान रखना है। क्या क्या बदलाव आते हैं वो आपको ध्यान रखना है। चलो देखते हैं प्रोफेज। इसका भी एक हम डायग्राम देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह डायग्राम है यह आसानी से दिख रहा होगा। यह समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था है? प्रोफेज अवस्था है। कौन सी अवस्था है? प्रोफेज। ध्यान से सुनने की बात यह है कि इस समय आपको यह केंद्रक की जो झिल्ली थी, देखो यह केंद्रक झिल्ली है,
ये केंद्रक की झिल्ली होती है, ये टूटने लगती है, टूटना प्रारंभ हो जाती है। और जब प्रोफेज कंप्लीट होता है उस समय तक ये पूर्ण रूप से टूट जाती है। तो पहली घटना तो ये होती है। दूसरी बात, कोशिका के जो अन्य कोशिकांग होते हैं, जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आपके क्या हो गया है, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आपके ये आपके अंतःप्रद्रव्य जालिका, जैसे हो गए गोल्जी काय, ये सारे के सारे कोशिकांग होते हैं, ये धीरे धीरे विलुप्त होना प्रारंभ कर देते हैं, धीरे धीरे दिखाई देना बंद होने लगे जाते हैं। इसके साथ में जो तारक काय था, उसके अंतर्गत जो कॉपी बनी थी एस प्रावस्था के दौरान, जो तारक काय है उसकी भी 2 कॉपी बन गई थी। ये दोनों कॉपी या 2 तारक केंद्र हैं, ये एक तारक केंद्र ये हो गया है और एक ये हो गया है। ये विभाजित होने के बाद में आपके अलग अलग ध्रुवों की ओर जाने लगे जाते हैं, ये अलग अलग ध्रुवों की ओर दिखाई देने लगे जाते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया चल रही है, एंड में जाकर ये दोनों सिरों पर पहुंचे जाते हैं। इनसे जो ये तंतु निकल रहे हैं ना, ये पीले पीले तंतु से दिख रहे हैं, ये तंतु निकलना क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। इन तंतुओं को स्पिंडल फाइबर या तरकु तंतु कहा जाता है। तो ये सारी चीजें इस दौरान होती हैं। इसके साथ साथ में केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका थी वो विलुप्त होने लगती है और एंड में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसके अलावा जो गुणसूत्र थे, देखो पहले आपका आनुवंशिक पदार्थ किस रूप में था, वो था हमारा क्रोमेटिन तंतु के रूप में। अब किस रूप में आ जाता है, वो गुणसूत्रों के रूप में आने लगे जाता है, गुणसूत्रों का रूप ले लगे जाता है। तो ये सारी घटनाएं हमारी किस समय होती हैं, प्रोफेज के समय में होती हैं। देखो वैसे तो मैंने यहां पर डायग्राम में बता दिया है, फिर भी मैं कौन कौन सी घटनाएं हैं उनको फटाफट लिख देता हूं एक बार कि कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं। सबसे पहले हम बात करें नंबर 1 घटना की। केंद्रक झिल्ली है टूटने लगती है, अंत में विलुप्त हो जाती है। पहली चीज, पहला घटना यह हुई है, जब प्रोफेज का एंड होगा उस समय तक ये विलुप्त हो जाती है। दूसरा परिवर्तन क्या आया है, कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय व अन्य कोशिकांग विलुप्त होने लगते हैं तथा अंत तक दिखाई देना बंद हो जाते हैं। दूसरा परिवर्तन यह है। तीसरा परिवर्तन क्या है, तारक काय के दोनों तारक केंद्र दोनों ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। गति करने लगते हैं। चौथा क्या परिवर्तन आया है, अभी आपको बताया था, इनसे क्या निकलने लग जाते हैं, तरकु तंतु बनने लगे जाते हैं। तरकु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा अन्य और क्या परिवर्तन आए हैं कि जो गुणसूत्र थे, जो पहले क्रोमेटिन तंतु के रूप में थे, अब किस रूप में आने लग जाते हैं, ये मोटे धागे जैसे दिखने लगे जाते हैं। और साथ साथ में
इन गुणसूत्रों में एक ही गुणसूत्र के अंतर्गत दो अर्ध गुणसूत्र अर्थात सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो बनने लगते हैं। तो 5वें नंबर की घटना याद रखना, क्रोमेटीन तंतु गुणसूत्र का रूप लेने लगते हैं तथा दो अर्ध गुणसूत्र के रूप में दिखाई देते हैं। और इनके बीच में ये जो बिंदु होता है जहां पर ये दोनों अर्ध गुणसूत्र जुड़े हुए हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, जिसके बारे में हमने जब गुणसूत्र बताया था उस दौरान बातें बता दी थी। तो ये सारी की सारी घटनाएं हैं, ये कौन सी अवस्था में हो रही हैं, प्रोफेज अवस्था के अंतर्गत हो रही है। तो आप सभी लोगों को ये प्रोफेज अवस्था है ये पूरी समझ में आ गई होगी कि इस दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो कोशिका के अंदर होते हैं, कैसे पूरी घटनाएं होती हैं वो चल रही होती हैं। हालांकि यहां पर डायग्राम में तो एक जगह पर हम रुक गए, लेकिन ये घटना है ये पूरी चल रही होती है, लगातार चल रही होती है। एकदम से केंद्रक की झिल्ली विलुप्त नहीं हुई है, धीरे धीरे हुई है। गुणसूत्र भी एकदम से इस रूप में नहीं आए, थोड़ा समय तो लगा ही है। तो धीरे धीरे ये घटनाएं लगातार चल रही हैं, लेकिन मुख्य मुख्य ये चीज हमें दिखाई देती है। इसके बाद में आ जाती है हमारी दूसरी अवस्था, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, जिसे हम कहते हैं मेटाफेज। कौन सी अवस्था है, मेटाफेज अवस्था है। चलो इस मेटाफेज का भी डायग्राम देख लेते हैं। इस मेटाफेज के लिए भी हम डायग्राम देख लेते हैं। आपको डायग्राम आसानी से दिख रहा होगा। देखो ये जो मेटाफेज अवस्था है ये समसूत्र विभाजन की कौन सी अवस्था है, मेटाफेज अवस्था। ये जो मेटाफेज अवस्था है इस समय केंद्रक की झिल्ली आपको नहीं दिख रही होगी, केंद्रक की झिल्ली विलुप्त। गुणसूत्र हैं वो आपके एक रेखा पर आ गए हैं, बीच में आ गए हैं, कोशिका के बीच में आ गए हैं, मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाती है। जो आपके सेंट्रोमियर था, सॉरी ये सेंट्रोमियर नहीं है, सेंट्रोमियर तो गुणसूत्र में होता है, इसे हम बोलते हैं तारक केंद्र या तारक काय। ये दोनों ध्रुवों पर पहुंच चुके हैं और इनके जो तर्कु तंतु हैं, इनसे निकले हुए जो तर्कु तंतु हैं ये गुणसूत्र के इस बिंदु पर जाकर जुड़ चुके हैं। किस पर जुड़ चुके हैं, गुणसूत्र बिंदु पर जाकर जुड़ चुके हैं। गुणसूत्र बिंदु पर दो डिस्क के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और उन डिस्क जैसी संरचनाओं को हम बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर, जो इस गुणसूत्र बिंदु पर ही होती हैं। वास्तव में ये तर्कु तंतु होते हैं, उन्हीं काइनेटोकोर पर जाकर जुड़ते हैं। तो ध्यान रखने की बात यह है कि ये मुख्य रूप से किस पर आकर व्यवस्थित हो गए हैं, ये सबसे मुख्य घटना है मध्य अवस्था की या मेटाफेज की, कि गुणसूत्र हैं इस मध्य रेखा के ऊपर आकर एक जगह पर व्यवस्थित हो जाते हैं और उनसे तर्कु तंतु आसानी से जुड़े जाते हैं। तो देखो क्या क्या हुआ है इस दौरान। देखो एक नंबर की जो चीज हुई है वो ये हुई है कि केंद्रक झिल्ली कोशिकांग पूर्णतः विलुप्त हो गए हैं। पहली चीज, गुणसूत्र सबसे अधिक व
सबसे अधिक मोटे एवं स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। सबसे ज्यादा गुणसूत्र स्पष्ट रूप से जिस अवस्था में दिखाई देते हैं वो अवस्था होती है मेटाफेज। इस कारण यदि गुणसूत्रों का अध्ययन करना हो तो कौन सी अवस्था में किया जाता है? मेटाफेज अवस्था में ही किया जाता है। याद रखना है कि इस विशेष बात को सबसे अधिक स्पष्ट गुणसूत्र इसी अवस्था में दिखाई देते हैं। फिर तीसरी चीज, ये जो गुणसूत्र हैं ये दोनों तारक केंद्रों के बीच में एक मध्य रेखा पर उपस्थित हो जाते हैं। इस रेखा को हम मेटाफेज पट्टिका कहते हैं या मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। तो क्या होता है? गुणसूत्र मध्य रेखा पर उपस्थित, और इस मध्य रेखा को हम क्या कहते हैं? मध्यावस्था पट्टिका, मिडिल लाइन कहते हैं। ये इस पर व्यवस्थित हो जाती है। नेक्स्ट, जो तर्कु तंतु होते हैं गुणसूत्र बिंदु पर उपस्थित काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं, इनसे स्पष्ट रूप से जुड़े जाते हैं। गुणसूत्र बिंदु पर दो डिस्क जैसी संरचनाएं हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, उससे ये जुड़े जाते हैं। तो ये सारी की सारी घटनाएं हैं, ये किस समय हो रही होती हैं? मेटाफेज के अंतर्गत हो रही होती है। और मेटाफेज की सबसे मुख्य विशेषता कि गुणसूत्र हैं ये मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं, मिडिल लाइन के ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी कौन सी अवस्था हो गई है? मध्यावस्था भी हो गई है। मध्यावस्था के बाद में कौन सी अवस्था आएगी? पश्चावस्था, या जिसे हम कहते हैं एनाफेज। उसे क्या कहा जाता है? एनाफेज कहा जाता है। तो अब हम देख रहे हैं किसको? एनाफेज को, अर्थात पश्चावस्था को। चलो पहले डायग्राम देख लो, फिर फटाफट उसकी जो भी चीजें हैं वो बता देते हैं। एनाफेज, देखो यहां पर आपको समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था देखने को मिल रही है? एनाफेज। इस समय देखो, जो पहले गुणसूत्र इस मध्य रेखा पर थे, अब ये गुणसूत्र हैं जो तर्कुतंतु से जुड़े थे। एक गुणसूत्र के अंतर्गत दो आपके अर्ध गुणसूत्र थे। अब जो गुणसूत्र है वो वहां से फट जाता है। गुणसूत्र है उसके दोनों अर्ध गुणसूत्र आपके टूट जाते हैं। यह सबसे मुख्य घटना है। और टूटने के बाद में एक गुणसूत्र का आधा हिस्सा इस तरफ और आधा हिस्सा इस तरफ, दूसरे गुणसूत्र का आधा हिस्सा इस तरफ, आधा हिस्सा इस तरफ, आधा हिस्सा इस तरफ, आधा इस तरफ, आधा इस तरफ, आधा इस तरफ। मान लो कि 8 गुणसूत्र थे, सपोज कर लो कि 8 गुणसूत्र थे, तो 8 गुणसूत्र जितने भी थे, प्रत्येक गुणसूत्र में 2 अर्ध गुणसूत्र थे। तो 8 में से 8 अर्ध गुणसूत्र इधर चले गए हैं और 8 ही इधर, क्योंकि आधा टूटा है प्रत्येक गुणसूत्र, तो 8 ही इधर गए और 8 ही इधर गए। तो ये टूटकर दोनों ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं।
कैसे गति करते हैं भाई? ये जो तर्कु तंतु जुड़ रहे हैं इनसे, ये संकुचित होने लगते हैं, जिसके कारण ये अर्ध गुणसूत्र किस ओर खींचने लग जाते हैं? ध्रुवों की ओर खींचने लग जाते हैं, तारक केंद्रों की ओर खींचने लगे जाते हैं। इस समय जब आपके ये ध्रुवों की ओर खींच रहे होते हैं, उस समय जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो ध्रुवों की ओर होता है, और जो भुजा होती है वो किस ओर होती है? मध्य रेखा की ओर होती है। ध्यान से देख रहे होंगे, बिंदु इस तरफ है और भुजाएं इस तरफ ऐसे हैं। साथ साथ में इस मध्य रेखा के पास में जो ये कोशिका झिल्ली थी, हल्की सी दबने लगे जाती है। हल्की सी क्या होने लग जाती है? दबने लगे जाती है। तो ये सारी घटनाएं हैं, ये किस समय होती हैं? एनाफेज के समय होती हैं। क्या क्या होता है भाई? देखो, इस समय सबसे पहली बात कि गुणसूत्र है सेंट्रोमियर से विभाजित होकर अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति प्रारंभ कर देते हैं। विभाजित हो जाते हैं गुणसूत्र बिंदु से, और फिर विभाजित होने के बाद में दोनों अर्ध गुणसूत्र हैं, एक इस ध्रुव की तरफ और एक इस ध्रुव की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। जब वो गति करते हैं तो गुणसूत्र बिंदु किस तरफ होता है? ध्रुव की ओर, और भुजाएं किस ओर होती हैं? मध्य रेखा की ओर होती हैं। गति करते समय सेंट्रोमियर ध्रुव की ओर एवं भुजा मध्य रेखा की ओर होती हैं। फिर नेक्स्ट, दोनों तरफ गति करने लग गए हैं। इसके बाद में क्या हो रहा है भाई? देखो कि तर्कु तंतुओं में संकुचन से गति होती है। यह गति किसके कारण हो रही है? तर्कु तंतुओं में क्या हो रहा है? संकुचन, वो छोटे होते जा रहे हैं। और लास्ट चीज, कोशिका झिल्ली बीच में से खांच, खांच का मतलब होता है कि अंदर की तरफ दबना, खांच बनना प्रारंभ हो जाती है। ये खांच धीरे धीरे दिखाई देने लगे जाती है। हल्का सा दबाव यहां पर आप देख रहे होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें किस समय होती हैं? एनाफेज के समय होती हैं। किस समय हो गई है भाई? एनाफेज के समय। एनाफेज के बाद में केंद्रक विभाजन की अंतिम अवस्था आएगी। केंद्रक विभाजन की कौन सी आएगी? अंतिम अवस्था। और उस अंतिम अवस्था को हम क्या कहेंगे? उस अंतिम अवस्था को हम कहेंगे टीलोफेज। क्या कहेंगे भाई? टीलोफेज। टीलोफेज का भी डायग्राम देख लो। देखो, टीलोफेज के समय जो ये खांच थी वो गहरी हो गई है। पहले तो हल्की सी की थी, अब देखो इतनी अंदर दब गई है, इतनी अंदर दब गई, यहां से भी दबने लग गई है। पहली चीज, जो ध्रुवों की ओर तर्कु तंतु थे वो एक तरफ धीरे धीरे क्या होने लगे? समाप्त। जो गुणसूत्र खींच रहे थे वो आपके ध्रुवों के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये इस तरफ पहुंच गए और ये इस तरफ पहुंच गए। जो गुणसूत्र थे अब वापस
आपके असंगनित होने लग जाते हैं, अर्थात वापस किस रूप में आने लग जाते हैं? क्रोमेटिन तंतु के रूप में आने लगे जाते हैं। वापस ऐसे धागेनुमा संरचनाएं बनना प्रारंभ हो जाती हैं। साथ साथ में इसके बाहर की तरफ केंद्रक झिल्ली होती है, ये बनने लगे जाती है और एंड में ये बने जाती है। अन्य कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हमारा गोल्जी काय हो गया, ये अंतःप्रद्रव्य जालिका होगी, ये भी बनने लगे जाते हैं। तो इस प्रकार से एक से दो केंद्रक अल्टीमेटली क्या होते हैं? बने जाते हैं। तो केंद्रक का विभाजन हो जाता है, एक केंद्रक यहां बन जाता है और दूसरा केंद्रक यहां बने जाता है। तो क्या क्या हुआ देखो भाई, पहली चीज क्या हुई है? कोशिका में जो खांच होती है और गहरी हो जाती है, गहरी होने लग जाती है, पहली चीज जो हमने देखी है। दूसरी चीज कि गुणसूत्र हैं वो विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। पहले तो चल रहे थे, अब एंड में पहुंच गए। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, काम हो गया भाई। तीसरा, पहुंचने के बाद क्या होता है? गुणसूत्र से वापस किस रूप में आने लगे हैं? क्रोमेटिन तंतु के रूप में। गुणसूत्र असंगनित होकर क्रोमेटिन तंतु के रूप में बदल जाते हैं, बदले जाते हैं। नेक्स्ट क्या घटना हुई है भाई? केंद्रक झिल्ली है वो बनने लगती है। केंद्रक झिल्ली और जो कोशिकांग हैं पुनः बनने लगते हैं तथा अंत में बन जाते हैं। और लास्ट एक चीज और ध्यान रख लेना, तर्कु तंतु दिखाई देना या तो बहुत कम या बंद हो जाते हैं। तर्कुत तंतु है ये, अब देखो बहुत छोटे छोटे सेक दिख रहे हैं, या अल्टीमेटली ऐसे मानो कि ये बंद हो जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं हैं, ये किस समय हुई है भाई? टीलोफेज के समय। अब बस केंद्रक का विभाजन तो कंप्लीट हो चुका है, दो केंद्रक बन चुके हैं। अल्टीमेटली हमें यहां से इस कोशिका को, इस खांच को और इतना गहरा करना है कि ये अल्टीमेटली दोनों खांच हैं ये आपस में मिल जाएं, और मिल जाएंगी तो एक कोशिका इधर और दूसरी कोशिका उधर, अर्थात कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हो जाएगा। किसका विभाजन हो जाएगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा। नेक्स्ट घटना ये होगी। तो नेक्स्ट घटना देख लो भाई, अब किसका विभाजन है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। और कोशिका द्रव्य के विभाजन को हम क्या कहते हैं भाई? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। देख लो, इसका भी एक चित्र है। आप यहां पर देखोगे तो ये खांच अल्टीमेटली एंड हो रही है, पहुंच रही है। दोनों तरफ दो केंद्रक बन चुके हैं और अल्टीमेटली एक कोशिका ये बन गई है, दूसरी कोशिका ये बन गई है, पहली ये दूसरी। और ऐसे भी नहीं समझो तो आप ऐसे मान लो कि एक कोशिका ये बन गई, दूसरी ये बन गई है। इसके अंदर एक केंद्रक आ गया है, इसके अंदर एक केंद्रक आ गया है।
इसमें भी गुणसूत्र हैं, हालांकि वो क्रोमेटिन तंतु के रूप में है, वो समान है, और इसमें भी क्या है, गुणसूत्र है वो समान। ऐसे मान लो मनुष्य के लिए 46 गुणसूत्र, इसमें भी कितने हो गए हैं, 46। आप यहां मान लो कि यहां भी 46 थे, यहां भी 46 थे। तो अल्टीमेटली इस कोशिका द्रव्य का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, और एक कोशिका से दो कोशिका बने जाती है। हालांकि ये जो कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है, ये जंतु कोशिका में तो सिंपल है। जंतु कोशिका होती है उसमें क्या होता है, आसान। क्यों भाई, सिद्धि क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन बात करें पादप कोशिका में, किसमें बात करें, पादप कोशिका में बात करें, तो यह पूरी एक जटिल प्रक्रिया होती है, उसमें बहुत सारी घटनाएं शामिल होती हैं। फिर उसमें किसका विभाजन हो, कोशिका भित्ति भी बनती है। कोशिका भित्ति भी बनती है। तो वो पादप कोशिका, नॉर्मली जंतु कोशिका में ऐसे कोशिका द्रव्य का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। तो इस प्रकार से एक समसूत्री विभाजन होता है, वो पूरा कंप्लीट होता है। इसके अंतर्गत जो भी अवस्थाएं हैं, जो भी सारी घटनाएं हैं, उनको हमने कंप्लीटली देख लिया है। एंड में हम क्या देखेंगे, इस समसूत्री विभाजन का महत्व देख लेते हैं। एंड में समसूत्री विभाजन का महत्व देख लेते हैं कुछ। देखो, पहला महत्व यह है कि यह समसूत्री विभाजन होता है, इससे गुणसूत्रों की संख्या होती है वो समान बनी रहती है। तो ध्यान से सुनना, गुणसूत्रों की संख्या सभी कोशिकाओं में समान बनी रहती है। पहली बात। दूसरी बात, यह समसूत्री विभाजन सामान्य रूप से किसमें होता है भाई, सामान्य रूप से होता है ये द्विगुणित कोशिकाओं में। सामान्य रूप से द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। लेकिन अपवाद ध्यान से देखना, एक तो निम्न पादप होते हैं, निम्न जो पादप होते हैं उनमें यह अगुणित कोशिकाओं में भी होता है। समसूत्री विभाजन। और इसके अलावा जो कुछ कीट होते हैं जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी इसमें भी कौन सी, नर। अब नर मधुमक्खी होती है वो अगुणित ही होती है। हमने ये सारी बातें बता रखी हैं, जो हमने मधुमक्खी बताई थी उस समय पूरी बताई थी कि जो नर मधुमक्खी होती है वो कैसी होती है, अगुणित। उसमें भी होता है समसूत्री विभाजन। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तीसरी बात, किसी भी जीव में जो वृद्धि हो रही है, उसकी कोशिकाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो वो किसके कारण से बढ़ रही हैं, इसी समसूत्री विभाजन के कारण बढ़ रही हैं। तो जीवों की क्या होती है, वृद्धि। सजीवों की वृद्धि इसी विभाजन के कारण होती है। नेक्स्ट है कि मान लो किसी व्यक्ति को चोट लग गई और चोट के बाद में वो जगह, वो घाव है वो दोबारा से बढ़ जाता है, तो जो मरम्मत का कार्य है घाव लगने के बाद में, वो भी किसके द्वारा किया जाता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। घावों का भरना,
इसी कारण संभव है। नेक्स्ट होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारी रक्त है उसमें आरबीसी है 120 दिन के बाद में समाप्त हो जाती है, तो नई आरबीसी बनती है। तो जो पुरानी वाली आरबीसी है उनका समाप्त होने पर नई आरबीसी बनना। हमारी जो त्वचा होती है, इस त्वचा के ऊपर की जो कोशिकाएं होती हैं ये लगातार क्या होती रहती हैं, हटती रहती हैं। उनका प्रतिस्थापन नई कोशिकाओं के द्वारा हो रहा होता है। तो ये सब कुछ प्रतिस्थापन इसी के द्वारा होता है। तो ये सारे के सारे किसके महत्व हैं, हमारे समसूत्री विभाजन के क्या है महत्व। बाकी एक दो और हो सकते हैं, वो अगर आपके दिमाग में आए तो उनको भी ध्यान रख सकते हो। याद रखने की एक चीज और है कि समसूत्री विभाजन में केंद्रक विभाजन होता है, फिर होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। आप बोलोगे कोई नई बात नहीं है, अभी पढ़ा है हमने। लेकिन कई ऐसे पादप कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक का विभाजन तो हो जाता है लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण से एक ही कोशिका में बहुत सारे केंद्रक होते हैं, ये बने जाते हैं। एक ही कोशिका में बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। ऐसी कोशिका को हम बोलते हैं संकोशिका, जिसमें एक ही कोशिका में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। उदाहरण इसमें याद रखना, नारियल का जो पानी पीते हो ना, नारियल का भ्रूणपोष, वो उसके अंतर्गत केंद्रक बहुत ज्यादा होते हैं, कोशिका एक ही होती है। तो ये सारे के सारे हमने किसके बारे में पढ़ा है, समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ा है। हमने पूरा डिटेल के अंतर्गत समसूत्री विभाजन को समझाया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि बिल्कुल आसान भाषा के अंतर्गत जो घटनाएं हैं उनको समझाया है। आप सभी लोगों को हमारी ये मेहनत, हमारे ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।